अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ISL 202 का जो पेपर है करंटली वो शेयर करूंगा। और बहुत ज़्यादा आसान पेपर है, दो पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। मोस्टली ये जो कलेक्शन ऑफ वीडियो होगी ये मोर देन 2 या मोर देन 3 पेपर्स ही होगी। दो पेपर्स मेरे पास इस टाइम रिटन फॉर्म में मौजूद हैं और ओरली इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद पेपर्स भी बता भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। MCQs की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान थे। कुछ फाइल्स में से थे, फाइल्स से मुराद के कुछ ग्रैंड क्विज़ेज़ की फाइल से थे, कुछ क्विज़ेज़ जो आपके साथ शेयर किए गए हैं उनकी फाइल से थे, और कुछ हमारे पास जो है वो पास्ट पेपर हैं जिसकी फाइल से थे। बहरहाल पास्ट पेपर ना कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ग्रैंड क्विज़ेज़ की फाइल्स अगर अवेलेबल हैं तो वो ज़रूर करें, क्योंकि ISL 202 का जो सिलेबस है वो रिसेंटली चेंज हो चुका है। यानी पिछले सेमेस्टर में ये जो सिलेबस था वो चेंज हो गया था। तो आई सजेस्ट यू कि आप जो है वो कुछ फाइल्स देख लें और जो ग्रैंड क्विज़ेज़ की फाइल्स हैं और अपने हैंडआउट्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी MCQs बहुत आसान थे, बच्चों वाले क्वेश्चन थे। बिल्कुल बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट है जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसके हवाले से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दूँ। ISL 202 के अंदर आप लोगों ने जो एक होती है ना मैसेज राइटिंग, उसके अंदर आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती इतनी तो आप अपनी वोकैबुलरी पे थोड़ा सा वर्क करें, अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करें, इंशाल्लाह ताला आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी, कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी सोसाइटी के, आपने वो बताने हैं। तो हम कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी डायरेक्टली हैंडआउट से जाके शेयर कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ से हमारे पास इसका जवाब बनेगा, ठीक है। तो ये है कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी, आपको यहाँ लिखा नजर भी आ रहा होगा। यहाँ से मैन जो है वो खाली क्या होता है ये मैं आपको टोटली पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जो है वो ओरली समझा दूंगा। ये आपको बताने कि जो अकेला आदमी होता है वो वीक होता है, तो इससे सोसाइटी चाहिए होती है, इसे एक माशरा चाहिए होता है। तो माशरे में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कैसे बेहतर माशरा बनाया जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लाई करती हैं। उसके अंदर राइट आता है वन मुस्लिम ओवर अनदर, यानी कि एक मुस्लिम के दूसरे मुस्लिम पे क्या हकूक़ हैं, नेबर्स के क्या हकूक़ हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, हमें क्या तालीम सिखाई है। दिस इज़ बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो आप ये तमाम चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं। बाकी ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो जो हदीसें हैं इनका तर्जमा वगैरह ना लिखिएगा, और ना ही आपको हदीस लिखने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी है, यहाँ से आप बेसिकली जो है इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ओवरऑल आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसका रट्टा लगाना है। हैपनिंग ऑफ आबे जमजम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या और बड़ा बार बार रिपीट होने वाला वाक़या। तकरीबन जो दूसरा ओरली पेपर जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, दो दफ़ा जो दो पेपर है उसके अंदर ये एक एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, और ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो क्या वाक़या था मैं आपको ओरली तौर पर सुना देता हूँ, आपने इसको जो है वो रिटर्न कर लेना है अपनी वर्डिंग में इंग्लिश में जाके। तो हुआ ये था कि आबे जमजम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सफ़ा और मरवा दो पहाड़ियों में जाकर छोड़ आए थे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। वहाँ पे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बेटे यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास ने सताया, तो उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाए थे। और चक्कर लगाने का मतलब यही था कि एक पहाड़ी पे यानी सफ़ा पे जाती थी और भाग के जो है वो मरवा की तरफ आती थी कि कोई जो भेड़िया है या कोई जानवर मेरे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाया था, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी एड़ियाँ जो मुबारक थी वो ज़मीन पर रखनी थी, जिससे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वहाँ पे एक आबे जमजम का जो चश्मा था वो उभरा था। तो आबे जमजम वहाँ से जो है वो फिर जो है वो आबे जमजम वहाँ से उभरा था। तो वहाँ पे हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जो होता है कुआं टाइप दीवार बना दी थी। जब कुआं टाइप दीवार बना दी तो वहाँ पे उन्होंने इरशाद फरमाया अस्मा अलैहिस्सलाम ने, आबे जमजम यानी जमजम का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। तो वहाँ पे इरशाद फरमाया कि जमजम रुक जा, इधर पानी को कहा कि यहीं पर तक रुक जा। तो जहाँ तक दीवार थी एक चश्मे टाइप या जो एक कुएं टाइप की दीवार, वहाँ तक जो आबे जमजम था बस वहीं तक रहा था, रुका नहीं था। अगर वो इस टाइम जमजम या उस टाइम जमजम ना कहती तो फिर पूरी दुनिया में आबे जमजम जो था वो बड़ी तेज़ी से फैल चुका होना था। तो ये एक बेसिकली वाक़या है जो आपसे पूछा गया था 5 नंबर में। इंटरेस्टिंग सा वाक़या है, होपफुली अब आप इसको एक दफ़ा लिख भी लेंगे। वाई अल्लाह ऑलमाइटी ऑर्डर्ड इब्लीस टू गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, क्यों अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इब्लीस को शैतान को के पैराडाइज से जन्नत से चले जाओ। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, जब अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा इसलिए नहीं किया क्योंकि इब्लीस ये चाहता था, या इब्लीस ने अल्लाह ताला से ये मुतालबा किया, ये कहा कि मैं तो आग का बनाया गया हूँ, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को आपने मिट्टी से बनाया है, तो इसीलिए मिट्टी जो है वो मुकद्दम है आग पर।
तो वहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म की जो है उसने नाफरमानी की, जिसके इस अल्लाह ताला के इस हुक्म की नाफरमानी करने पर इसके नतीजे में इसको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था। उसके आगे जनाब 2 क्वेश्चंस आयत वाले थे। अब ये 2 क्वेश्चन जो है वो आयत वाले हैं, ये मुझे नहीं पता ना मैं हैंडआउट से सर्च कर सकता हूँ। बहरहाल ये आयत आपके सामने लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो पेज हैंडआउट्स का पेज मेंशन कर दें प्लीज़। ये आप लोगों ने काम जो है काइंडली ज़रूर कर देना है, अगर किसी को डायरेक्ट नॉलेज है तो। अच्छा जी, हूएवर अबंडेंस द सालिहा डिलिबरेटली ही हैज़ कमिटेड अ डिसबिलीफ। अच्छा ये ना आई थिंक इन्होंने इसका तर्जुमा लिखा हुआ है, बहरहाल ये मुझे कंफर्म नहीं है, जो कंफर्म नहीं है वो मैं आपको ऐसे नहीं कहूँगा मुझे कंफर्म है। ये इसी का तर्जुमा है जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप तर्जुमा भी इसका जो है वो याद कर सकते हैं, ठीक है। एक और हदीस थी या कुरान पाक थी, जहन में नहीं है, इनके तर्जुमे के मुताबिक एक मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान पर क्या हक है, आपने उसके बारे में बताना था। तो ये आयत वाले क्वेश्चन ज़रा प्लीज़ कोशिश करें कि अगर आपको आते हैं तो आप लिखें, अगर आपको नहीं आते तो वहाँ पर आप जो है एक एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में कुछ ना कुछ लिख कर आए, पेपर में कुछ चीज़ छोड़ कर नहीं आनी। एक्सप्लेनेशन कहते हैं तशरीह को, ठीक है। ये वाले जो है ना मन तराका सलाता की मैंने आपको बता दिया, इसका जो यहाँ पर तर्जुमा लिखा हुआ है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आयत का तर्जुमा आता है तो आप लिखें, अगर नहीं आता तो पेपर में कुछ चीज़ छोड़ के नहीं आनी, आप एक्सप्लेनेशन ही तशरीह की फॉर्म में लिखाएं कि तशरीह की फॉर्म में अगर सलात है तो नमाज के बारे में आप पूछा जा रहा होगा। तो ये मतलब इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपको आता है तो आप लिखें, नहीं आता तो छोड़ दें। आप एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिखें, तर्जुमा ना लिखें, लेकिन तशरीह की फॉर्म में क्वेश्चन को लिख कर आएँ। दूसरा पेपर देख लें। ओके जी, दूसरा पेपर है कि मोस्टली एमसीक्यूज वर्क फ्रॉम हैंडआउट्स, ज़्यादातर जो एमसीक्यूज थे वो हैंडआउट्स में से थे। उसका जनाब राइट टू वर्सेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, आपने 2 वर्सेस लिखनी थी इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज के बारे में। अच्छा ये बात याद रखें, जो आपको वर्सेस का मतलब होता है आयात, जब आपको आयात लिखने के लिए कही जाती है तो उसका मतलब होता है कि आपने उनका तर्जुमा लिखना है। हरगिज़ मतलब नहीं ये होता कि आपने उसकी अरबी लिखनी है, क्योंकि अरबी तो आप डेफिनेटली कंप्यूटर पे लिख नहीं सकते हैं, ना आप लिख सकते हैं ना मैं लिख सकता हूँ। और अगर हम लिख भी सकते हैं ना तो हमें ज़बर ज़ेर मद शद की ज़रा भी पहचान नहीं है, तो हम वहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो एक फुल टाइप अरबी लिखेंगे, जो कि हमारे लिए एज अ मुस्लिम काबिल कबूल नहीं है। तो आप वर्सेस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने उसके तर्जमे को लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, इल्म के बारे में क्या जो है वो इर्शादात हैं, हमारे दीन ने क्या सिखाया है, आपने उसके बारे में बताना है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय, क्या मतलब है जी इलाहियत का, आपने वो बताना है। राइट 5 पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट सरमन ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने पहले सरमन जो है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में 5 पॉइंट लिखने हैं। ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो आपके हैंडआउट्स में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। फिर राइट द आउटकम फ्रॉम द वे ऑफ इस्लामिक टीचिंग इरा। अच्छा ये इन्होंने आगे आई थिंक दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है कि इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो आप लोगों ने ये बताना कि आपने आउटकम्स क्या थे, इस्लामिक टीचिंग यानी इस्लाम आपको क्या सिखाता है, कोई किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और बाकी सही याद नहीं है, ठीक है, इसको स्किप कर दें। ये चार पांच क्वेश्चन आप देख लें, जो जितना उनको याद था उन्होंने हमारे साथ शेयर कर दिया है, वल्लाह आलम, थैंक्स फॉर डैट। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको हैंडआउट से बड़ी आसानी से जो है वो मिल जाएंगे। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें ये वाला है कि राइट 5 पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट सरमन ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ये आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन पेपर मैंने टोटली आपको जो है वो बता भी दिया और शेयर भी कर दिया, तो होपफुली आपको समझ जो है वो तमाम तरह क्वेश्चन की आ गई होगी। इसी तरह पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया, इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर जो है बड़ी आसानी से सोल्व भी हो जाएगा और आप बड़े अच्छे नंबर भी गेन कर लेंगे। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तरह लोगों को कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।